हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम केमिस्ट्री बुक 2 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए एक फाउंडेशन है। इसे अच्छे से समझना जरूरी है ताकि आगे के टॉपिक्स आसान लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, समझेंगे कि ये हेलो एल्केन्स आखिर होते क्या हैं। फिर उनकी क्लासिफिकेशन और नेमिंग देखेंगे। इसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, SN1 और SN2 रिएक्शंस। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। फिर हम मॉलिक्यूल्स को 2D से निकालकर 3D में देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू। और फाइनली सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट आर हेलो एल्केन्स। हम यहाँ बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर की नींव है और इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से सुनिएगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है। देखो, बहुत सिंपल है। आप एक हाइड्रोकार्बन लो, उसमें से एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हटा दो और उनकी जगह पर कोई हैलोजन एटम जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दो। बस जो नया कंपाउंड बना वही है एक हैलोजनेटेड कंपाउंड। अब इसमें दो केसेस हैं। अगर आपने ये रिप्लेसमेंट एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एक सिंपल स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड में किया तो उसे हम कहेंगे हेलो एल्केन। और अगर ये काम आपने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमारी फेमस बेंजीन रिंग ने किया तो उसे हम कहेंगे हेलो अरीन। सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करके बनते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे तो सवाल उठता है, हम इन कंपाउंड्स को पढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ हमारी टेक्स्ट बुक्स में है? बिल्कुल नहीं। इनके बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस हैं बच्चों। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इनका मेडिसिन में। फॉर एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकॉल, ये एक एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड के लिए यूज होती है। हमारी बॉडी के अंदर ही थायरॉक्सिन हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है और इसकी कमी से गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। मलेरिया के इलाज में यूज होने वाली क्लोरोक्वीन भी एक हैलोजनेटेड कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं ये कंपाउंड्स हमारी लाइफ से कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन कंपाउंड्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, खासकर मेडिसिन में। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को ठीक से ग्रुप करना और उनका नाम रखना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप उन्हें ठीक से पहचानेंगे नहीं, उनके रिएक्शंस कैसे समझेंगे? ये इस चैप्टर की अल्फाबेट है, इसको सीखना ही पड़ेगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? वो है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का जिससे हैलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा है। हेलो एल्केन्स में हैलोजन हमेशा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। याद है ना, sp3 एक ऐसा कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। जबकि हेलो अरीन्स में हैलोजन डायरेक्टली एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, जैसा कि आप एरोमेटिक रिंग्स या डबल बॉन्ड्स में देखते हैं। ये sp3 और sp2 का डिफरेंस हमेशा याद रखना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हेलो एल्केन्स में CX बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बनता है और हेलो अरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए उन कंपाउंड्स को डिटेल में देखते हैं जहां sp3CX बॉन्ड होता है। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, एल्काइल हैलाइड्स। इनको हम आगे प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री और टर्शरी यानी 3 डिग्री में क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंड करती है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो और कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है। 1 से तो प्राइमरी, 2 से तो सेकेंडरी, 3 से तो टर्शरी। सिंपल। दूसरा टाइप है अलाइलिक हैलाइड्स। यहाँ हैलोजन एक sp3 कार्बन पर लगा होता है जो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक बगल में होता है। ये नेक्स्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। तीसरी टाइप है बेंजिलिक हैलाइड्स, जो बिल्कुल अलाइलिक जैसा है, बस डबल बॉन्ड की जगह एक एरोमेटिक रिंग होती है। यहाँ भी हैलोजन sp3 कार्बन पर है जो रिंग के ठीक नेक्स्ट टू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि sp3CX बॉन्ड वाले कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं, एल्काइल, अलाइलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर। इसका हार्ट है ये टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। द मेन रिएक्शन SN1 एंड SN2। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आखिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे लव करने वाला कैसा होगा? नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच? तो न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना। तो होता यह है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है और हेलो एल्केन के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है। वो वहां से वीक न्यूक्लियोफाइल यानी हमारे हैलोजन एटम को किक आउट कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल एक स्पोर्ट्स टीम की तरह, जहां एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक वीक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस रिएक्शन में जो हैलोजन निकल कर जाता है उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल बच्चों आपके रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
ये SN1 और SN2 के बीच सारे की डिफरेंसेस को समराइज करता है। चलो एक एक करके देखते हैं। SN2 बाय मॉलिक्यूलर है, इसका मतलब है कि इसके स्लो स्टेप यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी इसके स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। SN1 एक ही स्टेप में हो जाती है, जबकि SN1 2 स्टेप्स में होती है। SN2 में एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो बस एक पल के लिए एग्जिस्ट करती है, जबकि SN1 में एक प्रॉपर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आखिर में है स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN2 में इन्वर्जन होता है, मॉलिक्यूल की 3D शेप पलट जाती है, और SN1 में रैसिमाइजेशन होता है, यानी हमें 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस का मिक्सचर मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक साइड अटैक। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस तरफ से अटैक करता है जहां हैलोजन नहीं है, यानी पीछे से। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आगे से तो हैलोजन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, धक्का देगा। फिर आती है ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ऐसी स्टेट है जहां एक ही साथ पुराना कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट रहा होता है और नया कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा होता है। और इस बैक साइड अटैक का रिजल्ट होता है इन्वर्जन। क्योंकि अटैक पीछे से हुआ तो बाकी के जो ग्रुप्स कार्बन से जुड़े हैं वो आगे की तरफ फ्लिप हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे तेज हवा में एक छाता पलट जाता है। इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में बैक साइड अटैक और इन्वर्जन के थ्रू होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कहाँ होगी? इसका जवाब है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी भीड़ भाड़। इमेजिन करो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना है, उसे जगह चाहिए ना। प्राइमरी हेलाइड्स में कार्बन से छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, भीड़ कम होती है, इसलिए अटैक आसान और रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जबकि टेरशरी हेलाइड्स में बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स की इतनी भीड़ होती है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह ही नहीं मिलती, इसलिए वहां रिएक्शन बहुत स्लो या ना के बराबर होती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखिए, ये एग्जाम में जरूर आता है। प्राइमरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और सबसे स्लो टेरशरी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN2 की रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है, लेस हिंड्रेंस फास्टर रिएक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आते हैं SN1 मैकेनिज्म पर। ये 2 स्टेप की कहानी है। पहला स्टेप जो कि स्लो होता है, उसमें लीविंग ग्रुप यानी हमारा हैलोजन अपने आप निकल जाता है और एक फ्लैट प्लेनर कार्बोकैटायन बनाता है। यही स्लो स्टेप रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करता है, इसीलिए इसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो अगला स्टेप बहुत फास्ट होता है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस फ्लैट कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। क्योंकि ये कार्बोकैटायन बिल्कुल फ्लैट है, एक प्लेट की तरह, तो अटैक आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी। 50-50 चांस है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN1 2 स्टेप्स में होती है। पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 से बिल्कुल उल्टा है, जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं। ऐसा क्यों? याद कीजिए SN1 का हीरो कौन है? कार्बोकैटायन। रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। और हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसलिए टर्शरी हेलाइड्स SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। प्राइमरी हेलाइड्स बेचारे अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं, इसलिए SN1 देना ही नहीं चाहते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN1 रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फास्टर रिएक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर हाँ थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक शुरू करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब तक हम मॉलिक्यूल्स को 2D में पेपर पर देख रहे थे, अब हम उन्हें उनके एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करेंगे। हम ये समझेंगे कि एटम स्पेस में कैसे अरेंज्ड हैं और इस 3D अरेंजमेंट का रिएक्शंस पर क्या असर पड़ता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कायरलिटी। अब ये क्या चीज है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हाथ। अपने दोनों हाथों को देखिए, वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, बिल्कुल। पर क्या आप उन्हें एक दूसरे पर परफेक्टली फिट कर सकते हो, यानी सुपर इम्पोज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जिन मॉलिक्यूल्स में ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम कायरल कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एक कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कायरलिटी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमारे हाथों में होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जब एक कायरल सेंटर पर रिएक्शन होती है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, रिटेंशन। इसमें प्रोडक्ट का 3D अरेंजमेंट रिएक्टेंट जैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। दूसरा, इन्वर्जन, जो हमने SN2 में देखा, जहां कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पलट जाती है। और तीसरा है रेसमाइजेशन, जो SN1 में होता है। यहाँ हमें 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट और 50% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। इस 50-50 मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। इसे कनेक्ट करके पढ़ो, याद करना आसान होगा। SN2 में इन्वर्जन, SN1 में रेसमाइजेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कायरल सेंटर पर रिएक्शन से रिटेंशन, इन्वर्जन या रेसमाइजेशन हो सकता है। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करेंगे। चलिए अब इस चैप्टर के एंड में आते हैं। यहाँ हमने जो भी पढ़ा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, हेलो एल्केन्स में sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, जबकि हेलोरीन्स में sp2। नंबर 2, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 3,
SN2 रिएक्शन एक स्टेप की है, इसमें बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये 1 डिग्री हैलाइड्स में सबसे फास्ट होती है। नंबर 4 SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स की है, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, रासमाइजेशन होता है और ये 3 डिग्री हैलाइड्स में सबसे फास्ट होती है। और फाइनली कायरलिटी का मतलब है नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर तैयार है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये 5 पॉइंट्स इस चैप्टर की नींव हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इन कंपाउंड्स का एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, यानी दे परसिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाते। ये एक सीरियस कंसर्न है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है DDT, जो एक इंसेक्टिसाइड था। उसके फायदे थे, पर एनवायरमेंट में परसिस्ट करने की वजह से उसकी काफ़ी साइड इफेक्ट्स आने लगे और इसलिए उसे बहुत सी जगहों पर बैन कर दिया गया। तो ये याद रखना जरूरी है कि केमिस्ट्री के फायदे भी हैं और नुकसान भी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स एनवायरमेंटली परसिस्टेंट हो सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस सेशन को एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सोचिए, अगर आप एक केमिस्ट हैं जिनको एक ऐसी दवाई बनानी है जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर ही इफेक्टिव है, मतलब उसका मिरर इमेज बेकार या हार्मफुल है, तो आप कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, SN1 या SN2? SN1 तो आपको 50-50 मिक्सचर देगा, जिसमें से आधा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, और SN2 कॉन्फ़िगरेशन को फ्लिप कर देगा। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि आपको एक्जैक्टली वही 3D स्ट्रक्चर मिले जो आपको चाहिए? इसके बारे में सोचना, क्योंकि इसका जवाब ही सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसे स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको रिएक्शन चूज करते वक्त उसके स्टीरियो केमिकल आउटकम के बारे में सोचना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब हम इस स्लाइड में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप सोचिए, आपका हैंड सैनिटाइजर, घर में रखा डेटॉल और जो फर्नीचर पॉलिश हम यूज करते हैं, इन तीनों चीजों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इन सभी में एक खास तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स या ईथर्स। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन कंपाउंड्स का प्रैक्टिकल यूज हर जगह है। अब हम इस स्लाइड में इनकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन से, मतलब ऐसी चीज जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप लगा देते हैं, तो हमें मिलता है अल्कोहल या फिनॉल। और अगर हम उस हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्कोक्सी या एरोक्सी ग्रुप यानी OR ग्रुप लगा दें, तो हमें मिलता है ईथर। ये जो OH और OR ग्रुप्स हैं, इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं और यही इन कंपाउंड्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये तीनों कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, बस हाइड्रोजन की जगह एक नया फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे, यानी मीट द कंपाउंड्स। फिर हम उनके नाम रखना सीखेंगे, यानी नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स। फिर हम उनकी की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉप एग्जाम टेकअवेज डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया हमारा प्लान ऑफ एक्शन है फॉर दिस चैप्टर। अब हम इस स्लाइड में हमारा पहला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मीट द कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना यानी क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इससे उनकी प्रॉपर्टीज समझना आसान हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम अब क्लासिफिकेशन सीखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में अल्कोहल और फिनॉल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे। देखो, दोनों में OH ग्रुप होता है, पर फर्क ये है कि वो जुड़ा किससे है। अल्कोहल्स में OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है, जो कि एक एलिफैटिक सिस्टम का पार्ट होता है, मतलब सीधी या ब्रांच्ड चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो। लेकिन फिनॉल्स में OH ग्रुप सीधे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है और ये कार्बन एक एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन रिंग का हिस्सा होता है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का ये छोटा सा फर्क इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अल्कोहल और फिनॉल में OH ग्रुप के कार्बन अटैचमेंट का टाइप अलग अलग होता है। अब हम इस स्लाइड में स्पेसिफिकली अल्कोहल्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, OH ग्रुप्स का नंबर काउंट करके। अगर एक OH ग्रुप है तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाता है, अगर 2 है तो डाइहाइड्रिक और अगर 3 है तो ट्राइहाइड्रिक। सिंपल। दूसरा तरीका जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि OH ग्रुप किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल और टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कॉन्सेप्ट आगे रिएक्शंस में बहुत काम आएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन के 2 मेथड्स को समझना था। अब हम इस स्लाइड में हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 2, नॉमेनक्लेचर। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स का सही नाम लिखना और पहचानना एक बेसिक स्किल है। हम यहाँ कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि अब हम नेमिंग सीखने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में इस टेबल की हेल्प से अल्कोहल्स की IUPAC नेमिंग सीखेंगे। देखो, रूल बहुत सिंपल है। आप पेरेंट एल्केन का नाम लो, उसके एंड से E हटाओ और ओल लगा दो। जैसे पहला एग्जाम्पल CH3-OH, एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन से E हटाया, ओल लगाया, बन गया मीथेनॉल। दूसरे एग्जाम्पल में 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट हुआ प्रोपेन। OH ग्रुप दूसरे कार्बन पर है, इसलिए नाम हुआ प्रोपेन-2 ओल। तीसरा देखो, सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है, प्रोपेन।
इसके दूसरे कार्बन पर एक मीथाइल ग्रुप भी है और एक OH ग्रुप भी, तो नाम हुआ 2-methyl propane-2-ol। और लास्ट वाले में 2 OH ग्रुप्स हैं, तो हम इसे डायॉल कहेंगे। यहाँ पेरेंट एल्केन के नाम का ई नहीं हटाते, तो इथेन से बना ईथेन-1,2-डायॉल। याद रखना, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया IUPAC नेमिंग के रूल्स को एग्जाम्पल से समझना था। अब हम इस स्लाइड में ईथर्स की नेमिंग देखेंगे, जिसके सिस्टम को हम एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। रूल बहुत सीधा सा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको देखो। जो छोटा वाला ग्रुप है वो एल्कोक्सी प्रीफिक्स बन जाता है और जो बड़ा वाला ग्रुप है वो पेरेंट एल्केन बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, CH3OC2H5। यहाँ एक तरफ छोटा मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ बड़ा इथाइल ग्रुप, तो मिथाइल बन गया मेथॉक्सी और पेरेंट हो गया ईथेन। दोनों को जोड़ दो, नाम बना मेथॉक्सी ईथेन। बहुत आसान है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था छोटा ग्रुप प्रीफिक्स, बड़ा ग्रुप पेरेंट। अब हम इस स्लाइड में हमारे तीसरे सेक्शन पर आ गए हैं, प्रेपरेशन मेथड्स। अभी तक हमने इन कंपाउंड्स को पहचाना और नाम देना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि इन कंपाउंड्स को लैब या इंडस्ट्री में बनाते कैसे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम अब सिंथेसिस सीखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में अल्कोहल्स बनाने का एक बहुत ही कॉमन तरीका देखेंगे, जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स से। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। जब हम किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें हमेशा एक प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब हम किसी कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें हमेशा एक सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इस रिएक्शन को करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम इस स्लाइड में एक जादुई रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मास्टर की समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इस एक रिएजेंट से आप तीनों तरह के अल्कोहल्स बना सकते हो। इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल और प्रेडिक्टेबल है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट कराओगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ये पैटर्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम तीनों टाइप के अल्कोहल्स बना सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में फिनॉल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे। स्लाइड पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो फिनॉल बनता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्यूमीन नाम के कंपाउंड से ही बनाया जाता है। ये कोई छोटी मोटी लैब रिएक्शन नहीं है, ये फिनॉल प्रोडक्शन की कमर्शियल बैकबोन है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया क्यूमीन प्रोसेस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यूमीन प्रोसेस काम कैसे करता है। इसकी 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम क्यूमीन लेते हैं और हवा यानी एयर की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। स्टेप 2 में इससे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फाइनल स्टेप में हम इस इंटरमीडिएट को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे ये टूट जाता है और हमें मिलते हैं 2 प्रोडक्ट्स। एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट फिनॉल और दूसरा एक बहुत ही यूजफुल बाय प्रोडक्ट एसीटोन। इस प्रोसेस में 2 काम की चीजें बनती हैं, इसीलिए ये इतना फायदेमंद है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया क्यूमीन प्रोसेस के 3 स्टेप्स को समझना था। अब हम इस स्लाइड से हमारा अगला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, सेक्शन 4 की केमिकल रिएक्शंस। हमने इन कंपाउंड्स को बनाना सीख लिया, अब देखते हैं कि ये बिहेव कैसे करते हैं, या हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि अब हम रिएक्शंस पर फोकस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिए। फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स और पानी दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? इसका रीजन है रेजोनेंस। जब एक फिनॉल H+ आयन लूज करता है तो वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से पूरी बेंजीन रिंग पर फैल जाता है। और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। यही स्टेबिलिटी फिनॉल को एसिडिक बनाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया फिनॉल की हायर एसिडिटी और उसके पीछे का रीजन रेजोनेंस को समझना था। अब हम इस स्लाइड में एक फेमस नेम्ड रिएक्शन देखेंगे, कोलबेज रिएक्शन। ये बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, जो फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर ये सुपर रिएक्टिव आयन एक कमजोर से इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है इसी से एस्पिरिन बनती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया कोलबेज रिएक्शन को समझना था, जिससे सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब हम इस स्लाइड में एक ईथर की रिएक्शन देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। जब हम एनिसोल का नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड यूज करके, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एनिसोल पर जो OCH3 ग्रुप लगा है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मतलब वो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है। इसलिए हमें 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है। लेकिन पैरा नाइट्रो एनिसोल हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ज्यादा बनता है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी पैरा पोजीशन पर भीड़ भाड़ होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया एनिसोल के नाइट्रेशन में पैरा प्रोडक्ट के मेजर होने का रीजन समझना था।
अब हम इस स्लाइड में हमारे फाइनल सेक्शन पर पहुंच गए हैं, टॉप एग्जाम टेकअवेज। चलिए एकदम फटाक से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो स्लाइड का मेन आइडिया है क्विक रिविजन फॉर एग्जाम्स। अब हम इस स्लाइड में वो 4 गोल्डन पॉइंट्स देखेंगे जो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पहला, फिनॉल्स अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं रेजोनेंस की वजह से। दूसरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनता है। तीसरा, फिनॉल बनाने का मेन इंडस्ट्रियल मेथड क्यूमीन प्रोसेस है। और चौथा, कोलबेज रिएक्शन का इस्तेमाल फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए होता है। ये 4 फैक्ट्स इस चैप्टर का बिल्कुल कोर है, तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना था। अब हम इस स्लाइड में एक छोटे से सवाल के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। क्या आप एनिसोल के नाइट्रेशन का मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऑर्थो या पैरा? ऑफ कोर्स इसका जवाब है पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कुछ कोर प्रिंसिपल समझ लें तो हम मुश्किल रिएक्शंस के आउटकम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना और कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करना था। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। इसकी फैमिली बहुत बड़ी है और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में हर जगह इनका रोल है। आपके फेवरेट परफ्यूम की खुशबू से लेकर खाने के फ्लेवर्स तक और दवाइयों से लेकर कपड़ों तक ये कंपाउंड्स हर जगह मौजूद हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग फैमिली को डिटेल में समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। जब भी आप वनीला आइसक्रीम की महक लेते हैं या किचन में दालचीनी यानी सिनेमन की खुशबू आती है तो आप एक्चुअली इन्हीं कंपाउंड्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। विनिलिन जो वनीला में होता है और सिनेमनाल्डिहाइड जो सिनेमन में होता है, ये दोनों ही इस कार्बोनिल फैमिली के मेंबर्स हैं। इससे ये साफ है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों और लैब्स में नहीं, हमारे आसपास हमारी सेंसेस में भी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं, जैसे कि फूड फ्लेवर्स में। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। ये हमारा रोड मैप है। हम शुरू करेंगे कार्बोनिल फैमिली के इंट्रोडक्शन से, फिर उनके IUPAC नेम सीखेंगे, उसके बाद इनको प्रिपेयर करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे, फिर आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक क्यों होते हैं, और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं। ये स्ट्रक्चर आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कार्बोनिल फैमिली का इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में हम इस चैप्टर के मेन हीरोज यानी मेन फंक्शनल ग्रुप से मिलेंगे और उनकी पहचान करना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसको हम C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, यही इस पूरे चैप्टर का हीरो है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सब में ये ग्रुप कॉमन है। इसकी प्रॉपर्टीज ही इन सब कंपाउंड्स की केमिस्ट्री डिसाइड करती हैं। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है जो इस फैमिली का कोर है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम इस फैमिली के 3 मेन मेंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों में CO ग्रुप कॉमन है। फर्क बस इस बात का है कि इस कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा क्या है। देखिए, एल्डिहाइड में RCHO कार्बोनाइल कार्बन से कम एक हाइड्रोजन एटम जरूर जुड़ा होता है। कीटोन में RCOR- कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन एटम्स या एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH कार्बोनाइल कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप जुड़ा होता है। ये टेबल इन तीनों को डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनाइल कार्बन से जुड़े ग्रुप्स के बेसिस पर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो C=O डबल बॉन्ड है वो पोलर होता है। पोलर का मतलब इसमें 2 पोल्स यानी एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ग्रीडी है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग और ऑक्सीजन बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक। आगे की सारी रिएक्शंस इसी पोलैरिटी की वजह से होंगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि C=O बॉन्ड पोलर है जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, नेमिंग विद IUPAC रूल्स। अक्सर बच्चे नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि हर कंपाउंड को आप सही नाम दे सके। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। IUPAC नेमिंग का सिंपल सा रूल है। आपको बस पेरेंट एल्केन के नाम का आखिरी E हटाकर एक नया सफिक्स लगाना है। एल्डिहाइड्स के लिए सफिक्स है L, जैसे इथेन से बना इथेनॉल। कीटोन्स के लिए सफिक्स है वोन, जैसे प्रोपेन से बना प्रोपेनोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए सफिक्स है ओइक एसिड, जैसे इथेन से बना इथेनोइक एसिड।
देखा कितना सिंपल पैटर्न है। बस ये सफिक्सेस याद कर लीजिए, आपकी नेमिंग की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन तीनों फैमिलीज के लिए स्पेसिफिक IUPAC सफिक्सेस एल, वोन, ओइक एसिड यूज होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, यानी इन कंपाउंड्स को बनाया कैसे जाता है। हम यहाँ 2 बहुत ही फेमस नेम्ड रिएक्शंस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। एल्डिहाइड्स बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें हम एसिल क्लोराइड RCOCl लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। कैटलिस्ट यहाँ स्पेसिफिक है, पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट। यहाँ बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है ताकि रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रुक जाए और आगे अल्कोहल ना बने। अब राइट साइड देखिए, कीटोन्स बनाने के लिए है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। इसमें बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये दोनों नेम्ड रिएक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एल्डिहाइड्स रोजनमुंड रिडक्शन से और कीटोन्स फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके बच्चों, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर, यानी सेक्शन 4, द मेन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर आपने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लिया तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की 90% केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कार्बोनिल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन पुअर और इलेक्ट्रोफिलिक है। तो सोचिए उस पर अटैक कौन करेगा? कोई ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच हों। और ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये स्लाइड पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझा रही है। देखिए, स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल Nu- उस बेचारे इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक होता है, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो C डबल बॉन्ड O का जो वीक पाई बॉन्ड है वो टूटकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। स्टेप 2, इंटरमीडिएट बनता है। अब कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बदलकर sp3 हो जाती है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहीड्रल हो जाती है। इस इंटरमीडिएट को हम टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट कहते हैं। स्टेप 3, प्रोटोनेशन। फाइनली जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया था वो रिएक्शन मीडियम से एक प्रोटॉन H+ ले लेता है और फाइनल न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 3 स्टेप्स में होती हैं, अटैक, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और प्रोटोनेशन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लेट्स मूव टू सेक्शन 5। हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर और उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनकी एसिडिटी। हम समझेंगे कि COOH ग्रुप में ऐसा क्या खास है जो इनको एसिडिक बनाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक बेसिक सवाल, हम इन कंपाउंड्स को एसिड कहते ही क्यों हैं? एसिड का मतलब क्या होता है? जो H+ आयन यानी प्रोटॉन डोनेट कर सकें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स H+ डोनेट करते हैं। लेकिन आखिर ये H+ इतनी आसानी से दे क्यों देते हैं? इस क्यों का जवाब ही इस टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे का रीजन है स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इनकी एसिडिटी के पीछे का फंडामेंटल रीजन एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देगी। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। जब भी अपना H+ डोनेट कर देता है तो बनता है कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO-। अब इस एनायन में एक मैजिक होता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन एटम पर रुका नहीं रहता, वो डीलोकलाइज हो जाता है, यानी दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर घूमता रहता है। इस डीलोकलाइजेशन से एनायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मोर फेवरेबल द रिएक्शन। क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद जो एनायन बन रहा है वो बहुत स्टेबल है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से H+ दे देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसलिए एसिडिक हैं क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, फाइनल रिवीजन एंड टेक अवे। हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसे एक क्विक एग्जाम फ्रेंडली फॉर्मेट में समराइज करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक जैकपॉट है। इसमें तीनों फैमिलीज को की फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। पहला फीचर IUPAC सफिक्स Al1Oic एसिड। दूसरा की रिएक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उनकी एसिडिटी। तीसरा अ क्लासिक टेस्ट, एल्डिहाइड्स टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर बनाते हैं पर कीटोन्स नहीं। वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस निकालते हैं। ये टेस्ट इनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस चीट शीट से आप तीनों फैमिलीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि ये कंपाउंड्स परफ्यूम्स में होते हैं, लैब्स में होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर अभी इसी वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटोन अपना काम कर रहा है? हिंट है मेटाबॉलिज्म। सोचिए इसके बारे में।
जब बॉडी फैट्स को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करती है तो एक बाय प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, जो कि एक कीटोन है। ये प्रोसेस कीटोसिस कहलाता है। देखा, केमिस्ट्री आपसे कितनी जुड़ी हुई है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये कंपाउंड्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का भी हिस्सा हैं। बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये केमिस्ट्री को बायोलॉजी से जोड़ता है। हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर का कवर पेज है और यहाँ पर कॉर्नर में आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आप इसे अपने फोन से स्कैन करके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डिजिटल रिसोर्सेज जैसे एक्स्ट्रा नोट्स या वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको जरूर यूज करिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपके पास डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही फंडामेंटल बात समझेंगे। देखिए, लाइन क्या कहती है, अ लिविंग सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सोचकर देखिए कितनी अमेजिंग बात है ये। हम, आप, पेड़ पौधे, हम सब जिंदा हैं, लेकिन हम बने किन चीजों से हैं? नॉन लिविंग एटम्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो इन्हीं नॉन लिविंग चीजों की केमिस्ट्री जब एक लिविंग सिस्टम के अंदर चलती है, उस स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली जिंदा चीजों के अंदर होने वाली केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम लाइफ के मेन केमिकल प्लेयर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन्हीं सबको डिटेल में समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लाइफ नॉन लिविंग एटम्स से बनी है और इसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इस चैप्टर का रोड मैप क्या है, हम इससे आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोटीन्स पर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स और विटामिन, और आखिर में हम समझेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को, यानी डीएनए और आरएनए। ये कोड देखिए, इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी व्हिच लीड्स टू लाइफ। मतलब लाइफ क्या है? हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का एक परफेक्ट बैलेंस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन 4 टॉपिक्स को सीक्वेंस में कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड से अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको द एनर्जी गिवर्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। मोस्टली ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इनके कॉमन एग्जांपल्स आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे टेबल शुगर, ग्लूकोज जो एनर्जी ड्रिंक में होता है, और स्टार्च जो आलू या चावल में मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि एनर्जी का मेन सोर्स है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। देखिए, पहले एक पुरानी डेफिनेशन चलती थी, नाम से ही लगता है कार्बोहाइड्रेट, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया CxH2OY। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो उसको हम C6H2O6 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पे फिट हो गया। लेकिन इस डेफिनेशन में गड़बड़ थी। क्यों? स्क्रीन पर देखिए, एसिटिक एसिड जो सिरका होता है C2H4O2, इसको हम C2H2O2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला में फिट हो रहा है, पर क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ रैमनोस जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका फॉर्मूला C6H12O5 है। ये फॉर्मूला में फिट ही नहीं हो रहा, तो ये पुरानी डेफिनेशन फेल हो गई। इसलिए हमने एक नई मॉडर्न डेफिनेशन बनाई। वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। चलो इसको तोड़कर समझते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें बहुत सारे OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हों। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मतलब जिसमें या तो एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोन C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप हो। ये डेफिनेशन केमिकली परफेक्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पुरानी डेफिनेशन फ्लॉड थी और नई डेफिनेशन उनके केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब इस स्लाइड में हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर बेस्ड है कि जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी पानी से रिएक्ट करके तोड़ते हैं, तो क्या होता है। सबसे पहला टाइप है मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक। ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। इनको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, इनसे सिंपल कुछ नहीं। दूसरा टाइप है ओलिगोसैकेराइड्स। ये वो हैं जो हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। अगर 2 यूनिट मिले तो डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, अगर 3 मिले तो ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन। और तीसरा और सबसे बड़ा ग्रुप है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ये बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, जैसे कि स्टार्च या सेल्यूलोज। इन्हें नॉन शुगर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मीठे नहीं होते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स। अब इस स्लाइड में हम सबसे सिंपल वाले यानी मोनोसैकेराइड्स को और डिटेल में क्लासिफाई करना सीखेंगे। इसके 2 तरीके हैं। पहला, उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे कहेंगे एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसे कहेंगे कीटोज। सिंपल। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 हैं तो पेंटोज, 6 हैं तो हेक्सोज। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि हम इन दोनों नामों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड का एल्डो और 6 कार्बन का हेक्सोज मिलकर बना एल्डोहेक्सोज। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग शुगर्स का। ये वो शुगर्स हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट जैसे केमिकल रिएजेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए ये पॉइंट याद रखिए, सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मोनोसैकेराइड्स को फंक्शनल ग्रुप और कार्बन नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है।
अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्लूकोज को बनाया कैसे जाता है। इसके दो मेन मेथड्स हैं। पहला मेथड है सुक्रोज से, यानी जो चीनी हम घर में यूज करते हैं। ये लैबोरेटरी मेथड है। जब हम सुक्रोज को डाइल्यूट एसिड जैसे HCl या H2SO4 के साथ बॉईल करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी पानी से रिएक्ट करके टूट जाता है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का देता है। दूसरा मेथड है स्टार्च से। ये कमर्शियल मेथड है, यानी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर ग्लूकोज ऐसे ही बनता है। स्टार्च को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोलाइज किया जाता है, जिससे हमें सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ग्लूकोज लैब में सुक्रोज से और इंडस्ट्री में स्टार्च से बनाया जाता है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ग्लूकोज का पूरा नाम है D प्लस ग्लूकोज, इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। पर सवाल यह है कि ये कैपिटल D और ये ब्रैकेट में प्लस प्लस का क्या मतलब है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल D उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इसका मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन है उस पर OH ग्रुप राइट साइड पर लगा हुआ है, बस। और ये जो प्लस साइन प्लस है ये उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी यह प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या क्लॉकवाइज घुमाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है जिसे हम पोलारीमीटर से मेजर करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर D वाला कंपाउंड प्लस ही हो, एक D कंपाउंड माइनस भी हो सकता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि D कॉन्फ़िगरेशन है और प्लस ऑप्टिकल रोटेशन है, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इस स्लाइड में हम पिछली स्लाइड का कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। एक और मोनोसैकेराइड है फ्रुक्टोज। ये एक कीटोहेक्सोज है। इसका पूरा नाम देखिए, D माइनस फ्रुक्टोज। अब आप समझ गए होंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन D है, यानी लोएस्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप राइट में है, लेकिन इसका साइन माइनस है, जिसका मतलब है ये लीवर रोटेटरी है। ये लाइट को लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि D और साइन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो बनता है एक डाइसैकेराइड, और ये जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस स्पेशल ऑक्सीजन लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फ्रुक्टोज का D- नेचर और ग्लाइकोसिलिक लिंकेज की डेफिनेशन। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, जबकि बाकी डाइसैकेराइड्स जैसे माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग होते हैं। इसका जवाब इसके स्ट्रक्चर में छुपा है। देखिए, ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है एल्डिहाइडिक कार्बन, और फ्रुक्टोज का जो C2 कार्बन है कीटोनिक कार्बन, ये दोनों ही रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। और सुक्रोज में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इन्हीं दोनों कार्बन्स के बीच बन जाता है। इससे क्या हुआ, जो फ्री फंक्शनल ग्रुप्स थे वो अब बॉन्डिंग में बिजी हो गए, लॉक हो गए। तो अब कोई फ्री ग्रुप बचा ही नहीं जो टॉलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर सके। इसलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि उसके दोनों रिड्यूसिंग कार्बन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं। अब हम इस स्लाइड से अपने अगले बायोमोलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटीन्स। इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, और ये टाइटल बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी बॉडी के ज्यादातर स्ट्रक्चर्स, हमारी मसल्स, स्किन, बाल, यहां तक कि एंजाइम्स, सब कुछ प्रोटीन से ही बने हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोटीन्स किस चीज से बने हैं। इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम अब प्रोटीन्स पढ़ेंगे जो अमीनो एसिड से बनते हैं। अब इस स्लाइड में हम प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक यानी अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ध्यान से देखिए, इसके सेंटर में एक कार्बन एटम होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से 4 अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं। एक तरफ है बेसिक अमीनो ग्रुप NH2, दूसरी तरफ है एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, तीसरी तरफ एक सिंपल सा हाइड्रोजन एटम, और चौथी तरफ है एक साइड चेन जिसे हम R ग्रुप कहते हैं। और यही R ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये R ग्रुप ही हर अमीनो एसिड को दूसरे से अलग बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये R ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है तो वो सबसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन जाता है। अगर ये R ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है CH3 तो वो एलेनिन बन जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सभी अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बस R ग्रुप अलग होता है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका है उनके केमिकल नेचर पर। अगर R ग्रुप में अमीनो यानी NH2 और कार्बोक्सिल यानी COOH ग्रुप्स का नंबर बराबर है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन। अगर उसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं तो वो एसिडिक है, जैसे एस्पार्टिक एसिड। और अगर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप्स हैं तो वो बेसिक हैं, जैसे लाइसिन। सिंपल। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारी बॉडी के लिए उनकी जरूरत पर बेस्ड है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इन्हें हमें अपनी डाइट यानी खाने से लेना पड़ता है, जैसे वैलिन। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया अमीनो एसिड्स के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन को समझाना था। अब इस स्लाइड में हम अमाइनो एसिड्स की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स सिंपल अमीन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करते, ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और ये पानी में घुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है ज्विटर आयन का बनना। पानी में क्या होता है कि जो एसिडिक -COOH ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन H+ लूज कर देता है, और जो बेसिक -NH2 ग्रुप है वो उस प्रोटॉन को गेन कर लेता है। इससे क्या हुआ, COO पर नेगेटिव चार्ज आ गया और NH2 बन गया NH3 जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गए। ऐसे डाइपोलर आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन, और इसी ज्विटर आयन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स जैसी होती हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझाना था। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जुड़कर इतना बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। प्रोसेस बहुत लॉजिकल है। देखिए, जब 2 अमीनो एसिड्स पास आते हैं तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल COOH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है।
इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है और दोनों एमिनो एसिड्स के बीच एक नया बॉन्ड बन जाता है। इस CO-NH बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो बनता है एक डाइपेप्टाइड, फिर एक और एमिनो एसिड जुड़ेगा तो बनेगा ट्राइपेप्टाइड, और जब ऐसे ही हजारों एमिनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो एक लंबी चेन बनती है जिससे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स हो जाते हैं तब हम उसे प्रोटीन कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना है। अब इस स्लाइड में हम दो और जरूरी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो लाइफ प्रोसेसेस में एक हेल्पर या सपोर्टर का रोल प्ले करते हैं। ये हैं एंजाइम्स और विटामिन्स। तो चलिए इनको समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम अब एंजाइम्स और विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। अब इस स्लाइड में हम इन दोनों हेल्पर्स को डिफाइन करेंगे। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। तो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को लाखों गुना तेज कर देते हैं, और केमिकली ज्यादातर एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं। दूसरी तरफ विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत होती है, लेकिन ये जरूरत बहुत स्पेसिफिक काम के लिए होती है, जैसे ग्रोथ या हेल्थ मेंटेन करने के लिए। हमारी बॉडी ने खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें इन्हें अपनी डाइट से लेना पड़ता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया एंजाइम्स और विटामिन्स की बेसिक डेफिनेशन को समझाना था। अब हम इस स्लाइड में अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल पर आ गए हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। इन्हें द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब किसी चीज का पूरा प्लान। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, सब कुछ इन्हीं मॉलिक्यूल्स में कोडेड होता है, और ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास भी करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है न्यूक्लिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन एज द मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। अब इस स्लाइड में हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। ये दो मेन टाइप के होते हैं, डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। इनका काम हमने अभी डिस्कस किया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और आगे पास करना। अगर हम एक न्यूक्लिक एसिड को केमिकली पूरी तरह से तोड़ दें, यानी उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हमें 3 बेसिक चीजें मिलती हैं। एक 5 कार्बन वाली शुगर जिसे पेंटोज शुगर कहते हैं, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिन्हें हम बेसिस कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप्स, फंक्शन और उनके बेसिक कंपोनेंट्स को जानना था। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन कवर करेंगे। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? इस टेबल को ध्यान से देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करेंगे। पहला फर्क है शुगर का। डीएनए में जो शुगर होती है वो है डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में होती है राइबोज। डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन एटम कम। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है नाइट्रोजनस बेसिस का। दोनों में 3 बेसिस कॉमन है, एडेनिन ए, ग्वानिन जी और साइटोसाइन सी। लेकिन जो चौथा बेस है वो डीएनए में होता है थाइमीन टी, जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल यू होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और तीसरा फर्क है स्ट्रक्चर का। डीएनए आमतौर पर एक डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स होता है, जबकि आरएनए आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया डीएनए और आरएनए के बीच के 3 की डिफरेंसेस को समझाना था। अब इस स्लाइड में हम 2 टर्म्स का कंफ्यूजन दूर करेंगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनिएगा। जब एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर आपस में जुड़ते हैं तो जो यूनिट बनती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप भी आकर जुड़ जाता है तब जो पूरी यूनिट बनती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से हैं, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और यही न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़कर डीएनए या आरएनए की पूरी चेन बनाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का फर्क क्लियर करना था। अब इस स्लाइड में हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिव्यू करते हैं। पहला सवाल, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं हो सकता? इसका सिंपल सा जवाब है कि ये वाटर सॉल्युबल है। जो चीजें पानी में घुल जाती हैं वो यूरिन के थ्रू आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। दूसरा सवाल, अगर आप एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड जिसमें थाइमीन बेस है उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा? बहुत आसान है, उसके 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, थाइमीन बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा सवाल, आरएनए में बेसिस की क्वांटिटी का रेशियो फिक्स नहीं होता। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड होता तो बेस पेयरिंग की वजह से A=U और G=C का रेशियो होता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। तो इस स्लाइड में हम पूरे चैप्टर को फटाक से समराइज करते हैं। ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन बेस्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और आखिर में न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो देखा आपने, हर बायोमॉलिक्यूल का एक मोनोमर है और एक स्पेसिफिक लिंकेज बॉन्ड है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप देना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए